हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स का रिवाइज करने वाले हैं। आप में से अगर कोई ऐसा है जिसको चैप्टर 4 से डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया, या फिर अभी तक आपने चैप्टर 4 को नहीं पढ़ा है, ट्रस्ट मी, केवल आप इस वीडियो को मेरे साथ देखिए, शांति से सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करके और एंड तक मेरे साथ रहिए। चैप्टर 4 का जो वेटेज है वो है 14 टू 18 मार्क्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 14 टू 18 मार्क्स का वेटेज है। अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आई कैन गारंटी यू, आप केवल इस वीडियो को भी ध्यान से देख लेंगे तो आप 10 टू 12 13 क्वेश्चंस आराम से करेक्ट मार्क कर पाएंगे। सो गाइज, डोंट पैनिक, डोंट वरी, जस्ट फोकस एंड स्टे विद मी टिल द एंड। अब देखो, सबसे पहली चीज, चैप्टर 4। तो ये आईसीआई के दिए हुए शॉर्ट नोट्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे हम पूरा चैप्टर 4 रिवाइज करेंगे। जो कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं इन नोट्स में वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। साथ ही साथ हम जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, आ चुके हैं एग्जाम्स में और आ सकते हैं, उनको भी मैं आपको बताती जाऊंगी। और लास्ट में मैंने एक पीडीएफ तैयार किया है जिसमें कि मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 31 लाइनर क्वेश्चंस दिए हैं। उनमें से भी काफ़ी कुछ आप एग्जाम में देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। लास्ट में हम समराइज कर देंगे पूरे चैप्टर को फिर से उस पीडीएफ की हेल्प से। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। चैप्टर 4, मार्केट। देखो, सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन क्या है, मार्केट का मतलब क्या है। इट इज द होल सेट ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी गुड और सर्विस। अब एक क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि मार्केट के एलिमेंट्स क्या हैं। तो देखो, मार्केट के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बायर एंड सेलर होना चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए, कंज्यूमर, ऑफ कोर्स बायर इज द कंज्यूमर। उसके बाद में मार्केट में हर एक प्रोडक्ट की एट अ गिवन टाइम एक प्राइस होनी चाहिए। कंज्यूमर्स or buyer should have the bargaining power, and of course there should be a place of interaction. Buyers और sellers के बीच एक point of contact होना चाहिए। अक्सर वो ये पूछता है एग्जाम में, आपके एमटीपी में भी पूछा है, which one of these is not an essential element of market। तो क्या नहीं है एसेंशियल एलिमेंट मार्केट का? फिजिकल प्लेस या जोग्राफिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील भी होता है, वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो, टाइप्स ऑफ मार्केट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर केवल कंपटीशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, तो अलग अलग बेसिस है जिन पर हम मार्केट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी के बेसिस पे होता है लोकल मार्केट, जहां पर आप पेरिशेबल कमोडिटीज के साथ डील करते हैं। फिर होता है उसके बाद रीजनल मार्केट, फिर नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में उन चीज़ों में डील होती है जो वर्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, पर जिनकी वॉल्यूम या वेट कम होता है। ठीक है, जो ज़्यादा बल्कि नहीं होते पर उनकी कीमत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो कि हमें अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में उन्होंने काफ़ी बार पूछा है, दैट टाइम एलिमेंट वॉज कंसीव्ड बाय, और टाइम एलिमेंट इन मार्केट्स वॉज कंसीव्ड बाय हुम। सो अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे किया देखो, वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको हम मार्केट पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर सप्लाई फिक्स्ड होती है, फिर होता है शॉर्ट पीरियड, फिर होता है लॉन्ग पीरियड, और फिर होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, जिसे हम सेक्युलर पीरियड भी बोलते हैं। सेक्युलर पीरियड या सेक्युलर मार्केट, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट पीरियड, और जहाँ सप्लाई जो होती है वो फिक्स्ड होती है। वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर मार्केट। ठीक है भाई, तो ये हो गया टाइम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, उसके बाद देखो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज स्पॉट और कैश मार्केट। मतलब आप तुरंत अगर सेटलमेंट कर रहे हो, डिलीवरी दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो स्पॉट मार्केट और कैश मार्केट। और अगर आपने किसी फ्यूचर डेट को डिसाइड किया है जिस पर आप पेमेंट करोगे, जिस पर डिलीवरी होगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट या फ्यूचर मार्केट। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कहीं से भी एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं।
उसके बाद होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया। अनरेगुलेटेड मार्केट क्या होगा, जहां ओपन है सब कुछ, नो रूल्स आर देयर, नो लॉज आर देयर, ठीक है। तो फ्री मार्केट है वो, जैसे कि वीकली मार्केट लगता है, जो हाट बाजार होते हैं, लोकल मार्केट्स लगते हैं, स्पेशली दिल्ली में मंडे मार्केट, सोमवार मार्केट, थर्सडे मार्केट, ऐसा। तो वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते, वो फ्री मार्केट होता है, ठीक है। दे आर नो स्टिपुलेशंस ऑन द ट्रांजैक्शंस। तो वो हो गया आपका रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम होता है। अब देखो वॉल्यूम के बेसिस पे तो क्या होगा, आप सब जानते हो, होलसेल होता है और रिटेल होता है। होलसेल में क्या होता है, B2B होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो होलसेलर को देता है। और रिटेल में क्या होता है, रिटेल में क्या होता है भाई, रिटेल में आप B2C डील करते हो, बिजनेस से कंज्यूमर के पास जाता है, ठीक है। तो होलसेल में बिजनेस टू बिजनेस और रिटेल मार्केट में बिजनेस टू कंज्यूमर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन इज द 6th क्लासिफिकेशन, और वो ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो अगर कंपटीशन की बात करो तो परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन। और अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करो तो 3 टाइप्स हो सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोपोली। अब एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ऐसे स्केल बनाओगे तो यहाँ परफेक्ट कंपटीशन लिख दो और यहाँ पर आप मोनोपोली लिख दो, ठीक है। और यहाँ आप लिख सकते हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड हियर यू कैन राइट ओलिगोपोली, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ मार्केट हैं। परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर, वेरी लार्ज, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट्स होमोजेनस होंगे, आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। और एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होंगे, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे। मार्केट की कोई पावर फर्म्स के पास नहीं होती, फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स। और इसी तरीके से मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है भाई, इसका पूरा 100% कंट्रोल होता है। तो 2 एक्सट्रीम फॉर्म हो गए, परफेक्ट कंपटीशन में वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मोनोपोली में सिंगल सेलर। परफेक्ट कंपटीशन में 0 मार्केट पावर या 0 मोनोपोली पावर या 0 कंट्रोल होता है, मोनोपोली में 100% कंट्रोल होता है। अब बात आती है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली की, ये दोनों का मिक्सचर है एक तरीके से। अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है विच मार्केट फॉर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, आंसर विल बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, पर ये ज्यादा किसकी तरफ इंक्लाइंड है, देखो स्केल में ज्यादा करीब किसके है, परफेक्ट कंपटीशन के। तो आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन इस बार MTP में भी है, ठीक है, ऑलराइट। फिर ओलिगोपोली क्या होता है, कंपटीशन अमंगस्ट फ्यू। तो हम इन सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो अब टाइप्स ऑफ मार्केट मैंने आपको बता दिया, अब आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्टली डिटरमाइंस अ फर्म्स पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल राइट। द लेवल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इज जनरली डिफरेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट। ये तो ठीक है, इसमें कुछ समझने की चीज है नहीं। अब देखो सबसे पहला मार्केट हमारा आता है परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन रिवाइज करवाती हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, होमोजीनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, और क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं वो एक दूसरे के। फर्म्स जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं, सारे के सारे फर्म्स। फर्म्स का 0 कंट्रोल होता है मार्केट सप्लाई पर या प्राइस चेंज करने पर। इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होती है ना वो हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। फर्म्स हमेशा प्राइस को सेम रखते हैं, चाहे कितने भी यूनिट सेल क्यों ना करने हो, 500 यूनिट का ऑर्डर हो, 5 का या 5000 का, दे विल कीप द प्राइजेस फिक्स्ड बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस, राइट। फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, 0 मोनोपोली पावर है। और जो प्राइस चार्ज की जाती है परफेक्ट कंपटीशन में वो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस होती है। तो अगर वो एग्जाम में पूछे तो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। और जो जितने भी फर्म्स है वो सफिशिएंट, अच्छे से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं। तो फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है रिसोर्सेज का। ऑप्टिमम फर्म्स होते हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिमम फर्म्स परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि मिनिमम वेस्टेज होता है, आप बोल सकते हो, या फिर नो वेस्टेज।
यही क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछेगा। ऐसा कौन सा फर्म है जहाँ पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा, ऐसा कौन सा फर्म है जहाँ सारे फर्म्स को ऑप्टिमम फर्म्स कहते हैं, ऐसा कौन सा मार्केट फर्म है जहाँ पर फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं परफेक्ट कंपटीशन के। हैज़ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी एक जैसे आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होगी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज देयर, ऑलराइट। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, perfect mobility of the factors of production, perfect knowledge about the market conditions, and there is no transaction cost or negligible transaction cost. सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल जीरो होती है या ना के बराबर होती है, कम होती है। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड एब्सेंस ऑफ कल्यूजन, कल्यूजन कभी नहीं हो सकता परफेक्ट कंपटीशन में, याद रखना। यहीं से कोई भी लाइन उठाकर वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो भाई डिमांड और सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर क्या होगा, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस जो मिल जाएगा, ये देखो ये रहा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गया। तो इंडस्ट्री इसी प्राइस को फर्म्स को दे देती है, तो फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स। ठीक है भाई, ये चलो ये डिसाइड हो गया। उसके बाद देखो क्या है, तो हम परफेक्ट कंपटीशन में एक क्वेश्चन बनता है कि फर्म्स जो होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, क्या वो प्राइस और आउटपुट दोनों डिसाइड करते हैं या केवल एक चीज डिसाइड करते हैं। तो याद रखिए, फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन दे डिसाइड ओनली इक्विलिब्रियम आउटपुट, प्राइस तो उनको मिलती है, वो फिक्स रहती है, सो दे डोंट डिसाइड प्राइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ देख रहे हैं आप, डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट कर गया वो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो गया, फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, मैंने आपको बताया, प्राइस ले ली। एंड वी शुड रिमेंबर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये रहा आपका AR कर्व, MR कर्व और प्राइस लाइन, डिमांड कर्व कैसा, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। प्राइस में हल्का फुल्का चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्टेबल है प्राइस, पर डिमांड चेंज हो रही है। सो वो आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऐसा कौन सा मार्केट होता है जहां पर डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होगा या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और यू कैन से इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म की बात करते हैं, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या इम्परफेक्ट कंपटीशन हो, फर्म का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म मींस, देखो इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, फर्म के इक्विलिब्रियम का मतलब है कि फर्म जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स कब अर्न कर रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करता है जब एक फर्म, तब कहते हैं फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की। ठीक है, पहली है MR इज इक्वल टू MC, सेकेंड है MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। देखो ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया आपका परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, और ये मैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया, MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। तो ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। ये दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन हो। ठीक है भाई, अब देखो शॉर्ट रन में याद रखना, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो तीन चीजें हो सकती है। नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ऑलराइट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, और लॉसेस भी हो सकते हैं व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है भाई, तो ये तीनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है शॉर्ट रन में। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में याद रखो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स पॉसिबल है। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट is equal to short run average cost is equal to long run average cost is equal to price is equal to MR। ठीक है, और ये जरूर याद रखना, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट होती है, और इसीलिए लॉन्ग रन में ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है फर्म। ऑल द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और द लॉसेस आर वाइप्ड आउट, और केवल नॉर्मल प्रॉफिट बनता है। लॉन्ग रन की बात कर रही हूँ,
और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, AR इज इक्वल टू AC, ये याद रखना, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन की बात हो गई। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये लॉन्ग रन का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप कुछ बेसिक चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की याद रखेंगे, ठीक है। और अभी मैं आपको आगे टेबल भी दिखाऊंगी, एक PDF है जिसमें मैंने पूरा कंपैरिजन करके टेबल बनाया है, उससे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिवाइज करवाऊंगी और वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कंपटीशन इज मोनोपोली। सेकेंड एक्सट्रीम फॉर्म है कंपटीशन का मोनोपोली, ठीक है भाई। अब मोनोपोली में देखो क्या क्या है, मोनो मतलब वन, पोली मतलब सेलर, मतलब सिंगल सेलर होता है। तो मोनोपोली एक एक्सट्रीम फॉर्म है इम्परफेक्ट कंपटीशन का, जहां सिंगल सेलर होता है प्रोडक्ट का, विच हैज नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। भाई ये आपको याद रखना है कि यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं मोनोपोली में, ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते। अब देखिए मेजर फीचर्स क्या है मोनोपोली के, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मोनोपोली के, देखो पहली बात तो हम जानते हैं, नाम ही काफ़ी है, सिंगल सेलर, एक ही सेलर होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर देर आर बैरियर्स टू एंट्री, वहाँ पर फ्री एंट्री एग्जिट नहीं होती। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, हम जानते हैं यूनिक प्रोडक्ट्स आर फाउंड, मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं मिलते। एंड 100% मोनोपोली पावर होता है, मार्केट पावर होता है, प्राइस भी सेट करता है अपनी मर्जी से, आउटपुट भी अपनी मर्जी होती है उतना बनाता है ठीक है। तो ये याद रखेंगे, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, सिंगल प्रोडक्ट, सेलर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स कैसे भी हो सकते हैं, मैन मेड हो सकते हैं, लीगल, टेक्निकल, फिनेंशियल, नेचुरल बैरियर्स हो सकते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं मिलते, और 100% कंट्रोल होता है, पावर होता है उसके पास प्राइस सेट करने का। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि मोनोपोली जो फर्म है वो क्या आउटपुट और प्राइस दोनों डिटरमिन करता है, जी हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस भी, इक्विलिब्रियम आउटपुट भी, दोनों मोनोपोली फर्म निकालता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, ये आपसे एक और चीज पूछ सकता है, देखिए ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक मोनोपोली फर्म होता है या परफेक्ट कंपटीशन, जैसा भी फर्म है वहां पर कर्व्स कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, MR कर्व कैसा होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, परफेक्ट कंपटीशन के केस में तो हॉरिजॉन्टल होता है, AR MR प्राइस तीनों सेम होते हैं, ठीक है। पर मोनोपोली के केस में क्या होगा, देखो ध्यान से देखना और इसे याद रखना, ये डायग्राम को आप अच्छे से देखो, यहाँ पर याद रखिए कि मोनोपोली फर्म के केस में AR और MR कर्व दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये देखो MR और AR कर्व बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग, पहली चीज, और दूसरी MR कर्व ऑलवेज लाइज बिलो योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। आप ऐसा भी बोल सकते हो, स्लोप ऑफ MR कर्व इज ट्वाइस दैट ऑफ AR, स्लोप ऑफ MR इज ट्वाइस दैट ऑफ स्लोप ऑफ AR कर्व, ठीक है। तो भाई ये याद रखना है, MR हमेशा नीचे होता है, AR ऊपर। AR कर्व यानी कि डिमांड कर्व कैसा होता है, वो एग्जाम में पूछेगा आपसे, मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिवली स्लोप्ड, या फिर यू कैन सिंपली से इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है। क्यों, वाई, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो प्राइस को कम करना पड़ता है, तो प्राइस को कम करोगे तभी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का होता है मोनोपोली का, ठीक है। यहाँ पे फर्म प्राइस और आउटपुट दोनों डिटरमिन करती है, याद रखना। चलो ये भी हो गया। अब देखो शॉर्ट रन में मोनोपोली में क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है और लॉन्ग रन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो सेम है, MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। अब देखो शॉर्ट रन में भाई तीनों चीजें पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी पॉसिबल है, और लॉसेस भी पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा भाई लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा, देखो पॉसिबल तो तीनों है, पर एक बात समझो, अगर लॉन्ग रन में लंबे समय में मोनोपोली को लॉसेस होंगे तो क्या वो बिजनेस में रहेगा, मोनोपोली फर्म विल नॉट स्टे इन द बिजनेस, इट विल एग्जिट। वैसे बैरियर्स होते हैं, वो बाहर वाले नए फर्म्स को आने नहीं देता, लेकिन खुद तो छोड़कर जा सकता है ना मार्केट को। अगर वो लॉन्ग रन में लॉसेस अर्न करेगा तो खुद मार्केट छोड़कर जा सकता है। सो ये अगर वो एग्जाम में आपसे बोलता है कि a monopoly firm is earning losses in the long run, what it will do, it will exit, it will go, ठीक है, वो चला जाएगा। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने दिया हुआ है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आपसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में, बट स्टिल यू शुड नो। यहाँ देखो एवरेज रेवेन्यू जो है, एवरेज रेवेन्यू
इज अबाउ, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू हमारा यहाँ पर ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में, इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो आगे देखो, यहाँ पर आपको लॉसेस का डायग्राम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए ये रहा, ये ए क्यू इज योर एवरेज कॉस्ट और बी क्यू इज योर एवरेज रेवेन्यू। आप देख सकते हो सीधे सीधे यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज मोर देन एवरेज रेवेन्यू, तो ये आपका लॉसेस हो गया, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डायग्राम में ये दिया हुआ है प्रॉफिट्स का आपको पार्ट, ठीक है। दिस इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, अगेन एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब देखो मोनोपोली का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप पक्का श्योर क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे। देखो सबसे पहली बात, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? सेम प्रोडक्ट या सेम सर्विस की अलग अलग प्राइजेस चार्ज करना अलग अलग कंज्यूमर्स से, जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं या फिर अलग अलग उनका फाइनेंशियल स्टेटस है, कोई भी रीज़न हो सकता है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सेम प्रोडक्ट या सर्विस की अलग अलग प्राइजेस चार्ज करना। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? कुछ भी हो सकता है, लोकेलिटी ऑफ द कंज्यूमर, टाइप ऑफ कंज्यूमर, सब मार्केट, कोई भी बेसिस हो सकता है। कौन करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? मोनोपोली फर्म सबसे ज़्यादा करता है। क्यों करता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? मैं आपको आगे बताऊंगी, आई शो यू इन द स्लाइड, ठीक है। अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन दिया है, इट इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय अ मोनोपोलिस्ट इन ऑर्डर टू अर्न अब नॉर्मल प्रॉफिट्स, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए करता है, ठीक है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट और कमोडिटी फ्रॉम डिफरेंट पीपल इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है, ऐसा कौन सा फर्म है जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता? वो कौन सा फर्म है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन से कंडीशंस जरूरी हैं होने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए? तो 4 कंडीशंस टोटल आपके मॉड्यूल में दिए हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए, याद रखें। फर्स्ट, द फर्म शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर। परफेक्ट कंपटीशन के पास प्राइस सेटिंग पावर नहीं होती, इसीलिए याद रखना परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जो कभी भी थोड़ा सा भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहली कंडीशन, फर्म के पास में प्राइस सेट करने की पावर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, फर्म शुड बी एबल टू डिवाइड द मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट्स, ठीक है। थर्ड इज, जो डिवीजन होगा डिफरेंट सब मार्केट्स में, उनमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग होनी चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन इज, देयर शुड बी नो मार्केट आर्बिट्रेज, मतलब एक मार्केट से दूसरे मार्केट में रीसेल करने की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये चारों कंडीशंस को प्लीज याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रही हूं आपको, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंट एनटीपी में भी क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आप मैक्सिमम प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, आप अपने पुराने स्टॉक को निकालना चाहते हो, यू वॉन्ट टू एंजॉय लार्ज स्केल प्रोडक्शन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर आप नए नए मार्केट्स को कैप्चर करना चाहते हो या फिर आप इक्विटी सिक्योर करना चाहते हो प्राइसिंग के थ्रू, ठीक है, शेयर मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। ये याद रखना, ऐसा कौन सा मार्केट है जो कभी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का डायग्राम है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो या फिर देखना हो। मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से आने वाले थ्योरी क्वेश्चंस बता दिए क्या क्या आएंगे, ठीक है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बता दिया, अलग अलग सब मार्केट्स में अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे। सब मार्केट ए है और बी है, दोनों में इलास्टिसिटीज अलग अलग होनी चाहिए। जहां पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटीज मोर, ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, आप लेस प्राइस चार्ज करोगे। और जहां पर इलास्टिसिटी कम होती है, इन इलास्टिक डिमांड होगी, वहां आप हायर प्राइसेस चार्ज कर लोगे। यहाँ देख सकते हो आप हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं और यहाँ देख सकते हो आप लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है,
कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितने टाइप्स का हो सकता है और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आर देयर, और ये क्लासिफिकेशन दिया प्रोफेसर पीगू ने, 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड और कंजिक्यूटिव परचेजेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। और थर्ड डिग्री जो होती है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब मार्केट, कंज्यूमर लोकेशन या कंज्यूमर सेगमेंटेशन, लोकेशन और कस्टमर सेगमेंटेशन और सब मार्केट्स के बेसिस पे होता है। ये आपके मॉड्यूल में बैक क्वेश्चंस भी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्स्ट डिग्री जो है उसका एग्जाम्पल है डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स वगैरह, ठीक है। और यहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर लेता है मोनोपोलिस्ट, पूरा फायदा मोनोपोलिस्ट ले जाता है, कंज्यूमर के पास कुछ नहीं छोड़ता। दूसरा डिग्री, सेकेंड डिग्री, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और कंजिक्यूटिव परचेजेस, उसमें मोनोपोलिस्ट विल टेक अवे ओनली अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड डिग्री जो है उसका एग्जाम्पल है डंपिंग, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मोनोपोली से रिलेटेड सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ मार्केट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। दिस इज द मार्केट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली, ठीक है। ज्यादा झुकाव किसकी तरफ है, ज्यादा सिमिलैरिटी है परफेक्ट कंपटीशन से। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो एसेंशियल फीचर है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं परफेक्ट में, सिंगल फर्म होता है मोनोपोली में, और लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एमसी में। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट होता है, मान लो आप उसको अलग अलग तरीके से आप डिफरेंशिएट करते हो, कैसे उसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हो, साइज बदल देते हो, थोड़ी सी उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देते हो जैसे वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस के बेसिस पे नहीं लड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, पैकेजिंग, आफ्टर सेल सर्विस, एक्स्ट्रा फीचर्स, इन सब के बेसिस पर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग की जाती है, हाई सेलिंग कॉस्ट एंड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। याद करो एक और फॉर्म था जो हमने पढ़ा जहां फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट है। मोनोपोली में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं। देखो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन बोथ आर देयर, ये मैंने बता दिया। व्हाट आर द फीचर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट एंड नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है भाई, ये तो हमें पता ही है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम के वही सेम कंडीशन दो, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है प्रॉफिट लॉसेस का, सेम है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो आपसे पूछता है इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, एवरेज रेवेन्यू कर्व मतलब डिमांड कर्व, है ना, तो कैसा होगा भाई, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। वो पूछेगा एमआर कर्व कैसा होता है, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। और सेम बात है, हमेशा याद रखना, एमआर कर्व विल ऑलवेज लाई बिलो द एआर कर्व और डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक फर्म जो होता है वो आउटपुट भी डिसाइड करता है और प्राइस भी डिसाइड करता है, ठीक है भाई। चलो ये भी हो गया। अब शॉर्ट रन की बात करो, शॉर्ट रन में सब पॉसिबल है, क्या, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या होगा भाई, लॉन्ग रन में याद रखना जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एग्जिट होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फ्री एंट्री एग्जिट होती है। इसीलिए दोनों में, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि फ्री एंट्री एग्जिट होती है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे तो डिस्ट्रीब्यूट होके कम होते होते नॉर्मल पे आ जाएंगे, लॉसेस होंगे तो लोग बाहर चल जाएंगे तो वो कम होते होते नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में लॉन्ग रन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज पॉसिबल, ठीक है भाई।
ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताया है देखो यहाँ पे, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट ही पॉसिबल है। तो ये भी हो गया। ठीक है, लास्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज ओलिगोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप सोच रहे होंगे मैम आप सब कुछ इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, देखो इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको दिखता टफ है बट है बहुत इजी अगर आप आराम से इसको समझे हो तो। ठीक है, अभी जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ओलिगो मतलब फ्यू, पॉली मतलब सेलर, जहां पर कुछ सेलर्स होते हैं। अब मैम कुछ से क्या मतलब है, 2 to 10। आपके मॉड्यूल में कहता है कंपटीशन अमंगस्ट फ्यू, अ फ्यू सेलर्स मतलब ओलिगोपोली, 2 to 10 सेलर्स। देखो एक डेफिनेशन है जो कि प्रोफेसर स्टिगलर ने दी है, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ सकता है। क्या बोल रहा है प्रोफेसर स्टिगलर ने ओलिगोपोली की ये डेफिनेशन दी, सिचुएशन इन विच अ फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ अ फ्यू क्लोज राइवल्स। मतलब एक ओलिगोपोली मार्केट में एक फर्म अपनी पॉलिसी बनाता है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है राइवल फर्म्स को, कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए, ये कहा प्रोफेसर स्टिगलर ने। अब देखिए ओलिगोपोली के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या है, फ्यू सेलर्स होंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ग्रुप बिहेवियर होता है, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं लेता कोई भी। अगर कोका कोला को डिसीजन लेना है वो देखेगा पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा, थम्सअप ये सब क्या कर रहे हैं, फिर वो डिसाइड करेगा। तो ग्रुप बिहेवियर होता है, और यहाँ पर ह्यूज सेलिंग एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ओलिगोपोली के, याद रखना। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली दी हुई है उन्होंने, 10 टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली दिए हुए हैं। यहां से एक क्वेश्चन आप श्योरली एग्जाम में श्योर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली वो होती है जो सिमिलर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है, याद रखना, होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती है वो होती है प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। और जो अलग अलग प्रोडक्ट सेल करती है उसे हम कहते हैं इम्प्योर और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद देखो ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली, जहां पर बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट नहीं होते वो ओपन ओलिगोपोली हो गई, और जहां पर बैरियर्स होते हैं वो क्लोज्ड हो गई। कल्यूजिव ओलिगोपोली का मतलब कल्यूड करना, साथ मिलकर काम करना। तो कल्यूजिव ओलिगोपोली क्या होती है, जब साथ मिलकर सारे फर्म्स काम करते हैं, विच कॉपरेट विद ईच अदर। ठीक है, और दूसरी हो गई कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, जो एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब कॉम्पिटिशन रहता है, कल्यूड नहीं करते। ठीक है, फिर देखो पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली वो होती है जहां पर कोई भी एक फर्म जो होता है वो प्राइस लीडर बन जाता है, प्राइस लीडरशिप होती है। ठीक है, और फुल ओलिगोपोली वो होती है जहां पर कोई प्राइस लीडर नहीं होता, ऑल फर्म्स आर इक्वल। ठीक है, सारे के सारे फर्म्स इक्वल होते हैं, कोई बायस नहीं होता। फिर लास्ट देखो सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वो होती है जो एक गैंग बना लेती है, एक सिंडिकेट बनाती है, ग्रुप बना लेती है, और उसी के थ्रू सारी चीज़ें जो हैं वो सेल करती है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली क्या है, एक सेंट्रल एसोसिएशन बनाती है, उसके थ्रू डिसीजन लेती है। देखिए सिंडिकेटेड ओलिगोपोली वो होती है जहां पर फर्म्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू बेचते हैं। फर्म्स सेल देयर प्रोडक्ट्स थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट। और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली वो होती है जहां पर फर्म्स अपने आप को एक सेंट्रल एसोसिएशन में तब्दील कर देते हैं। दे ट्रांसफॉर्म themselves into a central association for fixing everything, कोटा, प्राइस या कुछ भी फिक्स करना हो तो वो एक सेंट्रल एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स ओलिगोपोली के ऑलरेडी बता दिए हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है, ग्रुप बिहेवियर होता है, और सेलिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन देके, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, तो याद रखो। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं भाई, सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी डिसीजन लेना है तो आप किसको ध्यान रखोगे, अपने कॉम्पिटिटर्स का, राइवल फर्म्स का ध्यान रखोगे, वो कैसे रिटेलिएट कर रहे हैं या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक ओलिगोपोली फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आप कहोगे भाई ना तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ना अपवर्ड, ये होता है इनडिटर्मिनेट।
कैसा होता है? इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, इट इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट होता है डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो पॉलिसीज होंगी, स्ट्रैटेजीज होंगी, वो हमेशा राइवल्स के एक्शन या रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो डिमांड कर्व कीप शिफ्टिंग एज द राइवल्स चेंज देयर प्राइसेस इन रिएक्शन टू द प्राइस चेंजेस मेड बाय अस। ठीक है भाई, अब देखो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ओलिगोपॉली फर्म का, प्राइस लीडरशिप। ठीक है, तो प्राइस लीडरशिप क्या होता है? देखो मैंने आपको अभी बताया कि फुल ओलिगोपॉली और पार्शियल ओलिगोपॉली करके एक कंसेप्ट है। पार्शियल ओलिगोपॉली में प्राइस लीडरशिप होती है, एक कोई डोमिनेंट फर्म होता है जो प्राइस लीडर बन जाता है। ठीक है, तो देखो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछी गई है। कार्टेल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट एक्सप्लिसिटली अग्री, वो आपस में अग्री करते हैं साथ मिलकर काम करने के लिए, टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इज नोन एज अ कार्टेल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना। ओलिगोपॉली फर्म जो होता है, अगर मान लो कार्टेल का कौन सा टाइप हो जाएगा, स्पेसिफिकली ओलिगोपॉली में बात करो तो इट इज पार्शियल ओलिगोपॉली। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कोई डोमिनेंट फर्म जो होता है वो प्राइस लीडर बन जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो ये कल्यूसिव ओलिगोपॉली होगी भाई, दे डिसाइड टू कम टुगेदर, साथ मिलकर ये लोग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, अपनी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसे प्राइस लीडरशिप कहते हैं, कार्टेल कहते हैं उस ग्रुप को। ठीक है, अब देखो किंग्ड डिमांड कर्व, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किंग डिमांड कर्व। इससे रिलेटेड 5-6 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, वो आपसे पूछेगा किंग डिमांड कर्व कौन से मार्केट में एग्जिस्ट करता है? ओलिगोपॉली में। किसने दिया ये कंसेप्ट? ये दिया पॉल ए स्वीजी ने। ठीक है, किंग डिमांड कर्व का कंसेप्ट पॉल ए स्वीजी ने दिया, इसीलिए हम इसे स्वीजीज मॉडल भी कहते हैं। किंग डिमांड कर्व जो होता है वो बोलता क्या है? वो बोलता है कि प्रिवेलिंग प्राइस लेवल के ऊपर जो होती है डिमांड, वो होती है मोर इलास्टिक। ठीक है, और प्रिवेलिंग प्राइस लेवल के नीचे जो डिमांड होती है वो होती है लेस इलास्टिक। दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो कि किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन करता है दैट कस्टमर्स रिएक्शन टू प्राइस इंक्रीज इज मोर देन कस्टमर्स रिएक्शन टू प्राइस डिक्रीज। ठीक है, अगर आप प्रिवेलिंग प्राइस लेवल जो है इससे प्राइस को बढ़ा देते हो ना, तो कस्टमर्स ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, डिमांड बहुत कम हो जाती है। और अगर आप प्रिवेलिंग प्राइस लेवल से प्राइस को कम करते हो, रेड्यूस करते हो, तो कस्टमर्स रिएक्ट करेंगे पर थोड़ा कम, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी पर कम बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस hypothesis, a kink exists at the level of prevailing price. It is because segment of the demand curve above the prevailing price is highly elastic, as I told you, and below the prevailing price level is inelastic. ठीक है, अब देखो ये हो गया 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किंग डिमांड कर्व से रिलेटेड। एक और बात याद रखना, वो पूछेगा भाई किंग डिमांड कर्व आपको क्या शो करता है? तो किंग डिमांड कर्व हमें प्राइस रिजिडिटी शो करता है। प्राइजेस आर नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, स्टेबल प्राइजेस होते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी को शो करता है। आप कह सकते हो जो फर्म्स किंग डिमांड कर्व को फॉलो करते हैं या ओलिगोपॉली में जो भी किंग डिमांड कर्व होता है, वहाँ पर नॉन कल्यूसिव होते हैं वो फर्म्स, वो साथ में नहीं कल्यूट करते। ठीक है, सो प्राइस रिजिडिटी, स्टेबल प्राइजेस, स्टिकी प्राइजेस, प्राइजेस आर नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली, दीज थिंग्स आर शोन बाय किंग डिमांड कर्व। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स हैं, तो इनमें से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हो। देखिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म्स। डुओपॉली, डुओ मतलब दो, पॉली मतलब सेलर, मतलब 2 सेलर्स हैं, तो ये एक ऐसा स्पेशल मार्केट हो गया जहां पर 2 सेलर्स हैं, मतलब एक तरीके से ओलिगोपॉली का ही सबसेट हो गया ना। ओलिगोपॉली का मतलब क्या होता है? फ्यू सेलर्स, है ना, जहां पे 2 to 10 सेलर्स आते हैं, तो अगर 2 ही सेलर्स हैं तो उसे कहते हैं डुओपॉली, और वो ओलिगोपॉली का सबसेट हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, मोनोप्सोनी। मोनो मतलब सिंगल वन, सोनी मतलब बायर, तो जहां पर सिंगल बायर होता है,
तो सिंगल बायर होगा उसे हम कहते हैं मोनोप्सोनी। जनरली ये कहाँ होता है? फैक्टर मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओलिगोप्सोनी। ओलिगो मतलब फ्यू और सोनी मतलब बायर। तो जैसे ओलिगोपोली में क्या है? फ्यू सेलर्स हैं, ओलिगोप्सोनी में फ्यू बायर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाइलेटरल मोनोपोली। बाइलेटरल मतलब बाय टू, दोनों तरफ, दोनों साइड्स में मोनोपोली है। इधर भी मोनोपोली, इधर भी मोनोपोली, मतलब इधर भी एक ही है, इधर भी एक ही है। एक तरफ बायर, एक तरफ सेलर। जब सिंगल बायर और सिंगल सेलर मिलते हैं तो दोनों तरफ से मोनोपोली हो गई, तो बाइलेटरल मोनोपोली। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड मोनोप्सोनी मार्केट, ठीक है। सिंगल बायर इज व्हाट? मोनोसोनी एंड सिंगल सेलर इज मोनोपोली। तो मोनोपोली प्लस मोनोप्सोनी मिलके बाइलेटरल मोनोपोली बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आई जस्ट होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई। अब मैं आपको एक जो टेबल मैंने बनाया है जिसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स और हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं चारों मार्केट फॉर्म से, वो दिखा देती हूँ। और उसके बाद हम उस क्वेश्चंस के वन लाइनर्स वाले पीडीएफ को देखेंगे, उसकी हेल्प से चैप्टर को फिर से रीकैप करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल बी डन। तो अगर आप एंड तक मेरे साथ रहते हैं और अच्छे से आपने कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो को देख लिया तो श्योरली आप एग्जाम में क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन, वी विल सी द टेबल नाउ। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, प्योर कंपटीशन के क्या फीचर्स हैं? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट। जब ये तीन फीचर्स मिलते हैं तब बनता है प्योर कंपटीशन, ठीक है। और प्योर कंपटीशन में जब आप कुछ एडिशनल फीचर्स को और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर होगी या बिल्कुल जीरो होगी। तो इन सारे फीचर्स को जब ऐड करते हैं तो ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। तो आप बोल सकते हो अगर ये आपका प्योर कंपटीशन है तो इसमें कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी और ये परफेक्ट कंपटीशन बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए मेन मार्केट फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो चीज़ें छूट गई है आईसीआई के नोट्स में नहीं आ पाई, आपके मॉड्यूल में दी हुई है, उनको हम केवल यहाँ कवर करेंगे। मार्केट के एसेंशियल एलिमेंट्स, एरिया या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बायर्स एंड सेलर्स, कोई गुड या सर्विस, उनके बीच कंपटीशन, बार्गेनिंग पावर और एक गिवन फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे और मोनोपोली में यूनिक या हाईली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एकदम अलग तो नहीं होते बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, ठीक है। तो सिमिलर होते हैं यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं होते, थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। ओलिगोपोली में कैसे भी हो सकते हैं। नेचर ऑफ गुड्स की अगर बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ऑफकोर्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं, है ना। और मोनोपोली में क्लोज सब्सटीट्यूट्स ही नहीं मिलते आपको, परफेक्ट तो छोड़ो। इसीलिए इसका जो डिमांड कर्व होता है वो लेस इलास्टिक होता है। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू लेस इलास्टिक होते हैं। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोज सब्सटीट्यूट्स मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ डिमांड कर्व जो होता है वो स्टीपर होता है, लेस इलास्टिक, और मोनोपोलिस्टिक में इट इज़ फ्लैटर या फिर थोड़ा इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। एंट्री एग्जिट मैं आपको बता चुकी, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री होती है, इसीलिए लॉन्ग रन में ओनली एंड ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है फर्म, दोनों में, ठीक है। और पॉली से आप याद रख सकते हैं, पॉली एंड पॉली, यहाँ पर बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर देखो सेलिंग और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मार्केट फॉर्म है जहाँ पर सेलिंग या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बिल्कुल निल होती है, जीरो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हाई कहाँ होती है? ओलिगोपोली में, ठीक है। और बाकी मोनोपोली को जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिंगल सेलर होता है, पर अगर होती है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह तो मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब देखो आगे और क्या दिया हुआ है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर इम्पॉसिबल है मैं आपको बता चुकी परफेक्ट कंपटीशन में। बाकी तीनों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होगा? मोनोपोली में होगा। 3 डिग्रीज है, प्रोफेसर पीगू ने दिया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लासिफिकेशन। फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज इम्पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बाकी तीनों कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा एक्सट्रीम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड अंडर मोनोपोली। ठीक है, अब देखो मोनोपोली पावर भाई यहाँ तो 0 होता है, फर्म के पास कोई पावर ही नहीं है, और मोनोपोली में तो 100%, और यहाँ पर भी सम डिग्री होता है और यहाँ पर भी होता है। ठीक है, पावर होता है। दे कैन सेट देयर प्राइजेस अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। यहाँ पर प्राइस जो होती है, जो चार्ज की जाती है, वो सबसे कम होती है, बाकी सारे फर्म से कम प्राइस होती है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस कौन चार्ज करता है? मोनोपोली फर्म। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ी हाई प्राइस होती है, यहाँ पर भी थोड़ी हाई प्राइस होती है, पर याद रखना परफेक्ट कंपटीशन में सबसे कम प्राइस चार्ज की जाती है। ऑलराइट, अब फिर देखो अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस तो गिवन होती है, तो ओनली आउटपुट डिसाइड करते हैं फर्म्स, बट यहाँ पर दोनों चीज़ें और दोनों चीज़ें डिसाइड होती है। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, इसीलिए उसे कहते हैं मिनिमम पॉइंट। एवरेज कॉस्ट कर्व का जो होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट, इसीलिए सारे फर्म्स को ऑप्टिमम फर्म्स कहा जाता है। And we also say that the firms produce at least possible cost, that is they operate at optimum capacity under perfect competition. फिर देखो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक में एक क्वेश्चन बार बार वो पूछता है, ऐसा कौन सा मार्केट फॉर्म है जहां एक्सेस कैपेसिटी मिलती है? तो एक्सेस कैपेसिटी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलती है, याद रखना। ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी इज फाउंड अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ऑलराइट, ऐसा कौन सा फर्म है? ज़रूरी नहीं है जिसके लिए कि वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करे या एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर ऑपरेट करे, कहीं पर भी सब ऑप्टिमम पॉइंट पर भी वो ऑपरेट कर सकता है, वो है मोनोपोली फर्म। क्यों? क्योंकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है ना कि ये कॉस्ट को मिनिमाइज करे। अकेला सेलर है तो कहीं पर भी ऑपरेट कर सकता है जहाँ पर भी इसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा हो। ठीक है, चलो, तो कंज्यूमर का बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता परफेक्ट कंपटीशन, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है हाई प्राइसेस चार्ज करके मोनोपोली फर्म। इसीलिए मोनोपोली को हम सोशल इविल भी बोलते हैं। कंज्यूमर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है रिसोर्सेज का। मोनोपोली में जो प्राइस चार्ज होती है वो इट इज़ मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए इसे सोशल इविल कहा जाता है। ठीक है, ओके। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ह्यूज वेस्टेज होता है, यहाँ पर भी होता है भाई वेस्टेज तो। ठीक है, तो अगर वो आपसे एग्जाम में पूछता है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होगा। एफिशिएंट यूज़, ऑप्टिमम फर्म्स होते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज़ किया जाता है, मिनिमम कॉस्ट चार्ज की जाती है, मिनिमम कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ठीक है, प्राइस जो चार्ज होती है वो इक्वल टू होती है किसके? मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होती है। बाकी तीनों फर्म्स में अगर देखोगे तो प्राइस चार्ज इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है भाई, तो बाकी सभी फर्म्स में इनएफिशिएंट एलोकेशन होता है, बट परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा फर्म है जहां पर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। फिर देखो, अगर यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, है ना, तो आपको पता होना चाहिए टोटल रेवेन्यू आप कैसे निकालते हो? प्राइस पर यूनिट या फिर एवरेज रेवेन्यू बोल दो इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो ये हो जाएगा आपका टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला। और आप समेशन भी कर सकते हो मार्जिनल रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट रेवेन्यू कितना मिला आपको सेल से, राइट? तो रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, ये कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट। कैसे निकालोगे मार्जिनल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट। ठीक है, मान लीजिए आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है 10th यूनिट का, तो 11 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू माइनस 10 यूनिट्स से जो हमें टोटल रेवेन्यू मिला वो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू का। ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज़ याद रखना,
परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहती है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं मैम, कि प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो भाई टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, इट विल बी लीनियर एंड इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप्ड। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बढ़ेंगे, क्वांटिटी सोल्ड बढ़ेगी, टोटल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा सेम ही रहता है ना आप देख सकते हो, यहाँ देखो मैंने टेबल भी ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर आउटपुट है, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्राइस है, टोटल रेवेन्यू AR और MR। तो देखो मार्जिनल रेवेन्यू 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है, तो रेट क्या है जिससे इंक्रीज हो रहा है, TR 10, 10, 10, 10 से इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कर्व ऐसा होता है। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की बात हो गई। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको ज़्यादा बेचना है तो प्राइजेस को आपको कम करना पड़ता है। इफ़ यू वांट टू सेल मोर यू विल हैव टू रिड्यूस द प्राइजेस इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है भाई, तो यहाँ देखो आपने क्या है, अगर आपने यूनिट सोल्ड आपको बढ़ाने हैं तो प्राइजेस को देखो 10 से 6 ले आए, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होगा, इट इज इन्वर्टेड यू शेप इन्वर्टेड यू शेप होगा। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व होंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग, मैं आपको कल थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ। MR एंड AR कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, ओके, सो सी AR कर्व और डिमांड कर्व तो सेम ही होता है, हमें पता है ना। चलो अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका डिमांड कर्व होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल कर्व। पर इम्परफेक्ट कंपटीशन में इट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डिमांड कर्व जो है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, बिकॉज इन ऑर्डर टू सेल मोर यू विल हैव टू रिड्यूस द प्राइसेस, इसलिए ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बनेगा। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम रहेगा। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में MR और AR सेम रहते हैं। ठीक है भाई, चलो ये हो गया। टोटल रेवेन्यू कर्व मैं आपको बता चुकी, यहाँ पर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड। बट इम्परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होगा, इट विल बी इन्वर्टेड यू शेप। ऑलराइट, चलो देखो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, MR AR सब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। बट मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ यहाँ पर कर्व कैसा होता है, मोनोपोली में स्टीपर होता है, इट इज लेस इलास्टिक, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इट इज फ्लैटर, रिलेटिवली मोर इलास्टिक। वाई, व्हाट इज द रीजन, वो रीजन पूछेगा आपसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो उनके सब्सटीट्यूट्स आपको मिल जाते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे, नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर, तो सब्सटीट्यूट्स तो मिल ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। बट मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल, इसीलिए डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी जो है वो कम होती है, फ्लैटर होता है कर्व। ठीक है, एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज मोनोपोली का। एक और एग्जाम्पल है मोनोपोली का न्यूक्लियर पावर, भी मोनोपोली का एग्जाम्पल है, एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोली। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक का भी एग्जाम्पल दिया है, टूथपेस्ट, सोप, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, क्लोथ्स की दुकानें हो गई, कपड़ों की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और कोई भी खाने पीने के ईटरीज हो गए, ये सब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भाई, ऑल राइट। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। एक चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है इन सभी जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो मार्केट फॉर्म्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स। तो परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स, फिर स्टॉक मार्केट से, फिनेंशियल मार्केट से रिलेटेड गुड्स हो गए, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, फिनेंशियल मार्केट प्रोडक्ट्स हो गए, फिर प्रेशियस मेटल्स हो गए जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब, वीट, राइस, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं ये सब परफेक्ट कंपटीशन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद मोनोपोली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मोनोपोली में इंडियन रेलवेज हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, ये सब मोनोपोली के एग्जाम्पल्स हैं। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आती है जितने भी सोप्स, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर्स,
ये सारी चीज़ें हैं ये, और इनके साथ साथ रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, किसी विमेन के या बच्चों के कपड़े की दुकानें हो गई, क्लोथ्स के स्टोर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। और ओलिगोपोली के एग्जाम्पल्स भी हैं, बहुत सारे आपके मॉड्यूल में दिए हुए। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, फिर जिसमें कार, एयरलाइन इंडस्ट्री सब आ जाएगा। ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइन सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम आप याद रख सकते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओलिगोपोली सेक्टर के। वो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, ओलिगोपोली का, टेलीकॉम सेक्टर ओलिगोपोली का। तो ये आपको याद रखने हैं, ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, दो तीन चीज़ें और रह गई हैं आपकी। ये एक फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको याद रखना है, E-1/E, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट एंड 1, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दो तरीके से दे सकता है। एक बार बोलेगा अगर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, इट इज लेस देन 1 एंड इट इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा, MR। अगर इलास्टिसिटी 1 होती है, मिड पॉइंट पे 1 होती है, तो MR 0 होगा। इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो MR नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 तो MR विल बी अ पॉजिटिव फिगर, ठीक है। तो या तो ऐसे पूछेगा, या फिर वो आपसे पूछ सकता है कि भाई MR पॉजिटिव है तो बताओ इलास्टिसिटी कैसी होगी, मोर देन 1 की लेस देन 1, ऐसा। तो ये फॉर्मूला मोटा मोटी आपको ध्यान रहना चाहिए। ऑलराइट, फिर देखो, एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है टू बिहेवियरल प्रिंसिपल्स का। तो दो बिहेवियरल प्रिंसिपल्स है जो हमेशा एक फर्म या प्रोड्यूसर जो होता है उनके बिहेवियर को गाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला बिहेवियर प्रिंसिपल है शट डाउन पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। तो शट डाउन पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखो, याद रखना, अगर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आप इसी को Q से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट। तो या तो AR इज इक्वल टू ATC होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो ये हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब शटडाउन पॉइंट क्या है समझो। शटडाउन पॉइंट में हम इस टोटल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, बल्कि किसे कंसिडर करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। तो अगर आपका टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या आप कह दो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तब इसे हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट शट डाउन पॉइंट। अब वो एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको ये बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यू शुड नो दिस। देखो क्या पूछेगा आपसे, वो बोलेगा कि इफ एवरेज रेवेन्यू, इफ फर्म इज अर्निंग एवरेज रेवेन्यू विच इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और 4 ऑप्शंस दे देगा अलग अलग कि फर्म को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो भाई अगर आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे हो, यू शुड नॉट प्रोड्यूस फर्दर, आपको शट डाउन कर देना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन टाइप 1। और अगर वो आपसे सीधे सीधे पूछता है शट डाउन पॉइंट कब होता है, तो आप बोलोगे इस तब TR इज इक्वल टू TVC और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होते हैं हमेशा, तो आप बोल सकते हो AR इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज योर शट डाउन पॉइंट, ठीक है भाई। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, देखो 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स बोले ना मैंने, तो 2 बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में से एक तो ये हो गया शट डाउन पॉइंट वाला, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, देखिए सेकेंड बिहेवियरल प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि भाई एक फर्म जो होता है वो कितना प्रोड्यूस करना है कैसे डिसाइड करता है। तो देखो मान लीजिए ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये है मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दिस इज योर पॉइंट E। आप जानते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है फर्म के, 2 MR इज इक्वल टू MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। अब देखो जब तक तुम्हारी मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, आपको लालच रहता है प्रोड्यूस करते जाते हो, तो आप रुकते नहीं हो, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है आप बढ़ाते जाते हो,
है ना, और प्रोड्यूस करते हो, ठीक है भाई। पर जैसे ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होने लगती है, मार्जिनल रेवेन्यू से नुकसान हो रहा है ना भाई, तो आप रुक जाते हो, है ना। तो आप कितना प्रोड्यूस करोगे, आप इतना ही प्रोड्यूस करोगे, है ना, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जाओगे, राइट। सो सेकेंड बिहेवियरल प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है, द फर्म विल बी मेकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स बाय प्रोड्यूसिंग दैट मच आउटपुट at the level where your marginal revenue is equal to marginal cost। भाई फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट तभी बना सकता है जब वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करे, उतना आउटपुट प्रोड्यूस करे कि जब तक उसका एमआर और एमसी इक्वल नहीं हो जाता। उससे पहले जब एमआर ज़्यादा है तो लालच रहता है मन में, तो आप और बनाते जाते हो, ठीक है। और जैसे ही आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी रेवेन्यू से, तो आप उतना उस नौबत पे तो आप आओगे ही नहीं ना, उस स्टेज में तो आप आओगे ही नहीं, तो आप इतना ही प्रोड्यूस करते हो। तो दिस इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है। अब देखो आपकी जो चैप्टर 4 है वो उसकी यूनिट 1 और 3 कंप्लीटली हमने अच्छे से रिवाइज कर ली है। अब यूनिट 2 में देखो दो चीज़ें दी गई है। फर्म का इक्विलिब्रियम या मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया सप्लाई, ठीक है। आप जानते हो सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड। जहां मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। मार्केट इक्विलिब्रियम ई से डिनोट कर दो। अब ये क्या होता है, दिस इज योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ क्यू हो गई। अब देखो इतना सा याद रखना कि जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, राइट, डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तब क्या होगा, प्राइजेस हमेशा बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, प्राइजेस विल ऑलवेज एस्केलेट। और जब भी मार्केट में सप्लाई ज्यादा होता है डिमांड से, तब प्राइजेस विल ऑलवेज पुल डाउन, प्राइजेस हमेशा रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये आपको ये मास्टर फॉर्मूला है, कॉमन सेंस की बात है, ये आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को जानते हो तो आप आराम से उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब वो आपको कहता है कि डिमांड बढ़ गई है या डिमांड कम हो गई है, डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो गए हैं, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस पर क्या फ़र्क पड़ेगा एंड ऑल, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट किसका, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। देखो अगर ये डिमांड कर्व है तो प्राइस की वजह से कुछ भी चेंज हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। और ये कैसे डिनोट करते हो आप, अपवर्ड मूवमेंट ऑन द डिमांड कर्व, ठीक है। अगर डिमांड पहले यहाँ थी अब यहाँ आ गई तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर प्राइजेस के कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई तो उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और वो होता है डाउनवर्ड मूवमेंट से शो। अगर मान लो ए से सी पर आ गया तो एक्सपेंशन हो गया, ठीक है भाई। अब इंक्रीज और डिक्रीज, देखो अगर कोई भी फेवरेबल चेंज हो गया प्राइस को छोड़कर, है ना, प्राइस की वजह से तो हमेशा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर हो, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब में कोई भी फेवरेबल चेंज हुआ और अगर मान लो आपकी डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड हो गया, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड और राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व। शिफ्ट हो जाता है ना पूरा डिमांड कर्व, याद है ना। और अगर मान लो कोई भी अनफेवरेबल चेंज आ गया और आपका डिमांड कम हो गई, है ना, तो उसे कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड। ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर इसी तरीके से सप्लाई का भी कंसेप्ट होता है। सप्लाई कर्व कैसा है, सबसे पहले तो इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, राइट, ऐसा होता है सप्लाई कर्व, है ना। चलो अब मान लो सप्लाई इतना था शुरू में, है ना, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है, एक्सपेंशन इन सप्लाई, राइट, और अगर सप्लाई कम हो जाती है प्राइस की वजह से, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अगर प्राइस की वजह से हुआ तो ये सारी चीज़ें होती है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक्सपेंशन में अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सेम कर्व पर मूवमेंट। और अगर प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर्स होते हैं उनमें फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज आया, मान लो फेवरेबल चेंज आया तो सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा,
राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व में, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई, हाँ जी, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। और अगर मान लीजिए अनफेवरेबल चेंज आ गया तो सप्लाई कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस अदर देन प्राइस। प्राइस की वजह से चाहे डिमांड हो या सप्लाई एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से इंक्रीज डिक्रीज होता है। ये आपको याद रखना है। ये आई होप आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें, और नहीं भी पता थी तो मैंने अब बता दी आपको, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, जो भी वो बोल रहा है क्वेश्चन में, सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक डिमांड कर्व बना दो, एक सप्लाई कर्व बना दो, ठीक है, और उसी का क्या कर दो, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया, और ओरिजिनल इस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड लिख दो OQ, और इसी तरीके से ओरिजिनल प्राइस लिख दो OP, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मान लो वो एग्जाम में तुम्हें कहता है कि डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज हो गई डिमांड, तो नया डिमांड कर्व बना दो। चलो बना दिया नया डिमांड कर्व, ठीक है। और कह रहा है बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर डिमांड बढ़ गई है ठीक है, तो अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, E1, है ना। अब देख लो ड्रॉ करके क्या हो रहा है, देखो प्राइस बढ़ रहा है और नई जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। तो जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कर दो डायग्राम में, और जो आंसर आए वो नोट डाउन कर दो, उसको करेक्ट मार्क कर दो अपनी आंसर शीट में। सो इस तरीके से आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो कई बार पूछता है आपसे मोनोपोली के टाइप्स। ओलिगोपोली के टाइप्स तो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। मोनोपोली में देखो, एक होता है प्योर और सिंपल मोनोपोली, है ना। प्योर मोनोपोली इज दैट मोनोपोली विच इज सेलिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सेल करती है, ठीक है, उसे प्योर मोनोपोली कहते हैं। फिर एक और कंसेप्ट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली और सिंपल मोनोपोली, ठीक है। तो देखो सिंपल मोनोपोली कौन सी होती है, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं फॉलो करती। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली नाम से ही समझ जाओ, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है ना, अलग अलग लोगों से सेम प्रोडक्ट या सर्विस का अलग अलग पैसा लेती है। एक और वर्ड है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है भाई, कि एक्चुअली जो इंडस्ट्री में जो एक बंदा है, जो सिंगल सेलर है, वो नेचुरली उसको मोनोपोली पावर मिला हुआ है। मतलब अगर किसी और ने सेम बिजनेस करने की कोशिश की, है ना, तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा और पूरे देश को एक तरीके से नुकसान होगा। सो ये नेचुरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करता है नेचुरल मोनोपोली, और इसी वजह से दूसरे लोग इस बिजनेस में एंटर नहीं करते। जैसे नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, जो भी पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, ये नेचुरल मोनोपोलीज के एग्जाम्पल है। तो ये भी आप याद रखना, इन तीनों चीज़ों को याद रखना, नेचुरल गैस सप्लाई, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों नेचुरल मोनोपोली के एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम में पूछ सकता है। सो गाइज, ये तो हो गया हमारे चैप्टर 4 का कंप्लीट रिविजन अच्छे से। अब ये जो PDF में मैंने क्विज डिज़ाइन किया है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस हम जल्दी से सॉल्व करेंगे ताकि फिर से हम एक और बार रिकैप कर सकें जो भी हमने पढ़ा है उसका, और इनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी पूछ लिए जाएं, तो ये भी आपकी एक एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स बिगिन। आपको आंसर करना है चारों मार्केट फॉर्म्स में से किसी एक के फॉर्म में, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर या तो परफेक्ट कंपटीशन होगा, या मोनोपोली, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या ओलिगोपोली। सो फर्स्ट, इट इज अ मिथ, परफेक्ट कंपटीशन। लिव एंड लेट लिव philosophy, oligopoly. Strongest barriers to entry, monopoly. Freedom of entry exit is there in perfect competition and monopolistic competition. Demand curve is downward sloping and inelastic, monopoly में होता है, ठीक है। inelastic बोल रहा है ना, steeper. Zero control over price setting, perfect competition. Indeterminate demand curve, oligopoly में होता है। has perfectly elastic demand curve, perfect competition. There is always optimal allocation of resources and all firms are known as optimum firms, perfect competition में। 10th,
combination of perfect competition and monopoly. It is of course monopolistic competition. 11th question देखो, all firms are known as optimal firms, perfect competition. 12th, kinked demand curve is associated with oligopoly. 13th, known as social evil, मोनोपोली को बोलते हैं हम social evil क्योंकि वहां पर inefficient utilization होता है resources का, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है और बहुत ज़्यादा ह्यूज वेस्टेज होता है. 14 देखो, प्राइस चार्ज इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में. ठीक है, ऑल राइट. आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 15 कह रहा है एन एक्स्ट्रा Question 15 is saying an extreme form of imperfect competition with a single seller, of course monopoly. 16th is demand curve is downward sloping and highly elastic, monopolistic competition. 17 देखो, price discrimination cannot persist under perfect competition. उसके बाद 18 देखिए, there exists excess capacity with each firm, monopolistic competition में होती है excess capacity. 19th is no wastage of resources, perfect competition में कोई wastage नहीं होता. Question 20th, total revenue curve is a straight line positively sloping through the origin. किस में होता है ऐसा? perfect competition में. और बाकी जो imperfect competition है उसमें total revenue curve inverted U shaped होता है, हमें पता है. अब देखो, question number 21 कहता है firm is equal to industry. तो भाई firm और industry same कहाँ होते हैं? हम जानते हैं कहाँ होता है? मोनोपोली फर्म, मोनोपोली में. 22, प्राइस बीइंग गिवन डिसाइड्स ओनली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, परफेक्ट कंपटीशन. 23 में देखो, इट इज रेफर्ड टू एज कंपटीशन अमंगस्ट फ्यू. किसे बोला जाता है कंपटीशन अमंगस्ट फ्यू? ओलिगोपोली को बोला जाता है. और प्रोफेसर स्टिगलर ने बोला है ओलिगोपोली फर्म हमेशा राइवल्स को देख के पॉलिसीज बनाता है. 24 देखो, in the absence of competition it need not produce at the optimal level. भाई ये तो मोनोपोली की बात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑप्टिमल लेवल पर प्रोड्यूस करे और कंपटीशन नहीं होता, मोनोपोली में ही नहीं होता, सिंगल सेलर है ना. 25 देखो, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस, कहाँ होता है भाई? परफेक्ट कंपटीशन में. 26 देखो, ओनली फ्यू नंबर ऑफ फर्म्स, ओलिगोपोली, 2 to 10 फर्म्स ही होते हैं. ठीक है, फिर 27th क्वेश्चन देखिए, a market structure in which many firms sell products that are similar but not identical, monopolistic competition, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है. 28 क्वेश्चन देखो, फर्म्स आर द प्राइस टेकर्स, परफेक्ट कंपटीशन में होता है. बाकी तीनों में फर्म्स क्या होते हैं? प्राइस मेकर्स होते हैं. बाकी तीनों में फर्म्स आर द प्राइस मेकर्स. ठीक है, चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है. इट इज सेइंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ, किसका है? मोनोपोली का फीचर है. 3 डिग्रीज होती हैं. 30th देखो, प्राइस रिजिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय किंग्ड डिमांड कर्व. ठीक है. 31, जीरो सेलिंग कॉस्ट आर इंकर्ड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. 32 देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ठीक है. 33 is there is great degree of interdependence amongst the firms. ओलिगोपोली में interdependence होती है, we know. ठीक है. Question 34, product is produced at minimum average cost. कहाँ पर होता है minimum average cost पर production? Perfect competition में. और लास्ट क्वेश्चन है absence of competition. मोनोपोली में competition बिल्कुल नहीं होता भाई. सो गाइज, ये 35 वन लाइनर क्वेश्चंस थे. 5 मिनट में हमने पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज कर लिया. सो आई होप आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई, आपको फ़ायदा हुआ होगा. एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने अच्छे से इस रिविजन वीडियो को फॉलो किया है, देखा है, तो कल ज़रूर आप एग्जाम में अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस, जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें मार्क कर पाएंगे. एंड ऑफ कोर्स यू विल थैंक मी. यस, so guys, at least like the video if you are liking our efforts, and don't follow to watch economics marathon and BCK marathon. I am giving the link in the description box below. और अगर आपको ये वीडियो, मेरी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एक एक मिनट कीमती है, अच्छे से जितना भी टाइम बचा उससे यूटिलाइज करो. और
बहुत अच्छे से अपना एग्जाम लिखना कॉन्फिडेंस के साथ में। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी कि एग्जाम हॉल से वापस आकर आपका पेपर कैसा हुआ, ज़रूर मुझे बताएं। इनमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ऑलराइट, सो विश यू ऑल द बेस्ट, रिवाइज वेल, सी यू सून, बाय बाय।